नवंबर 2013 को कोबरापोस्ट.com और गुलेल.com ने दावा किया कि उनके पास अमित शाह और 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल के बीच की 2009 की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि माधुरी, जो कि बदला हुआ नाम है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके और प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे, माधुरी नाम की लड़की को लगातार सर्विलांस के अंडर में रखा गया, जिसमें अमित शाह, जो कि 2009 में गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, और 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल और 8 एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिसर इस सर्विलांस को करा रहे थे। इस ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग में, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसमें अमित शाह लगातार एक साहिब के बारे में बात करते नजर आते हैं। इस ऑडियो क्लिप के अब कई सवाल पैदा हो रहे हैं। कौन है वो साहिब जिनके बारे में लगातार अमित शाह और जीएल सिंघल चर्चा कर रहे हैं? ये लड़की कौन है जिसके पीछे गुजरात सरकार की इतनी मशीनरी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम और उस समय के गृह राज्य मंत्री अमित शाह और आईपीएस जीएल सिंघल इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? तीसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या उस महिला को इस सर्विलांस के बारे में जानकारी दी गई थी, या अगर नहीं दी गई तो क्या ये उसकी प्राइवेसी का हनन का प्रयास नहीं है? चौथा सवाल ये उठता है कि इस कथित जासूसी कांड के बाद हमारे न्याय व्यवस्था ने क्या निर्णय लिया। चलिए इन सवालों के सभी जवाब एक एक कर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल उठता है कि इसमें साहिब कौन है जिनके बारे में अमित शाह लगातार चर्चा कर रहे थे उस रिकॉर्डिंग में। तो जिस दिन ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। नवंबर 2013 में ऑडियो क्लिप वायरल हुई और मई 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे और भाजपा की लहर भी थी। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने होने पर अब भाजपा और नरेंद्र मोदी के खेमे में एक एक चिंता की लहर दौड़ रही थी। इस ऑडियो क्लिप से अवश्य पार्टी की इमेज पर असर पड़ रहा था। दूसरे पार्टी के लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी वायरल की डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जिसमें उस लड़की का जिसका सर्विलांस कराया गया है उसके पिता प्राणलाल सोनी की एंट्री होती है। और उन्होंने उस चिट्ठी में यह लिखा कि 2009 में उनकी पत्नी की जब तबीयत खराब हुई, तब उनकी बेटी बेंगलोर से अहमदाबाद आई और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर उनके पिता यानी कि प्राणलाल सोनी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने पुराने मित्र और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो उनकी बेटी को सुरक्षा मुहैया कराएं और सर्विलांस के अंडर रखें। लेकिन इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ, मगर कई सवाल जरूर उठ गए। जैसे कि क्लिप में अमित शाह जी ने साहिब के नाम से बार बार बोल रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी यानी कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दूसरा सवाल यह है कि किसी रसूख वाले आदमी की मदद के लिए टैक्स पेयर्स की मेहनत के पैसे से जमा की गई मशीनरी का प्रयोग निजी कार्यों के लिए करना कितना उचित है? क्या उस महिला को इस सर्विलांस के बारे में जानकारी दी गई थी? हो सकता है उसके पिता को जानकारी हो, मगर अगर उस महिला को इस सर्विलांस के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो यह उसके प्राइवेसी का हनन है। और एक सवाल जो यह भी उठता है कि जीएल सिंघल, जो कि 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें किस मजबूरी में सीबीआई को वो ऑडियो क्लिप सौंपनी पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि इशरत जहां इनकाउंटर जिसमें प्राइम सस्पेक्ट आईपीएस जीएल सिंघल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया, उन्होंने सीबीआई को बताया कि वो बेकसूर हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया वो उस समय के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के कहने पर किया। इसका जब प्रूफ सीबीआई ने मांगा तो जीएल सिंघल ने उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सीबीआई के हाथों प्रस्तुत किया और बदले में उन्हें बेल देने की डिमांड की। सीबीआई इस डिमांड को मान लेती है और अंततः जब यह रिकॉर्डिंग सीबीआई के हाथ में लगती है तो फिर जीएल सिंघल को भी बेल मिल जाती है।
और 200 से 268 ऑडियो क्लिप्स की रिकॉर्डिंग सीबीआई के हाथ लगती है और फिर कोबरा पोस्ट और गुलेल डॉट कॉम के हाथों में ये आ जाती है और उसे वायरल कर दिया जाता है। इसी बीच एंट्री होती है 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा की। प्रदीप शर्मा जो कि 2010 से गिरफ्तार चल रहे थे, अपनी सर्विस में सस्पेंडेड थे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? तो 2004 में वेल्सपन जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसे 25% कम मार्केट रेट में गवर्नमेंट की ज़मीन आवंटित किया गया, जिसमें गुजरात सरकार को 1,20,00,000 का घाटा हुआ। इसके बदले में प्रदीप शर्मा को 29 लाख रुपए की घूस मिली और उनकी पत्नी को 30% पार्टनर उस कंपनी में के एक एलाइड यूनिट में बनाया गया। उनके ऊपर उनके ऊपर 5 केस फाइल किए गए और पहले उन्हें सस्पेंड किया गया, बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया गया और बाद में उन्हें कोर्ट से बेल भी मिली। तो उन्होंने 2011 में कोर्ट को अपने डिफेंस में बताया कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें इसलिए फंसाया क्योंकि उन्हें और उस महिला के बारे में कुछ राज मालूम थे और नरेंद्र मोदी को यह डाउट था कि प्रदीप शर्मा के पास एक तथाकथित सीडी है जिसमें नरेंद्र मोदी और उस महिला के बीच के रिलेशंस की क्लिप है, इसलिए उन्हें इस लैंड एलिगेशन में फंसाया गया। 2011 में इन आरोपों को एपेक्स कोर्ट द्वारा सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया और एपेक्स कोर्ट ने उस पैराग्राफ को प्रदीप शर्मा को हटाने के लिए भी कहा। मगर 2013 में जब यह ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो इस मामले ने तूल पकड़ा और आईएएस प्रदीप शर्मा मीडिया के सामने आते हैं, जिनके वीडियोस यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप सभी उन्हें उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन इंटरव्यूज को देख सकते हैं। तो आईएएस प्रदीप शर्मा के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत 2001 में भुज में आए एक भूकंप से होती है। 2001 में भुज में भूकंप ने कई रेसिडेंशियल एरियाज, मार्केट आदि को बर्बाद कर दिया। ऐसे में धोबी स्ट्रीट में कई ज्वेलरी शॉप्स पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। ऐसे में एक दुकान यानी कि हेम ज्वेलर्स जो कि प्राणलाल सोनी की थी, उसको भी नुकसान पहुंचा। प्राणलाल सोनी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बेंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया इन्होंने और बचपन से ही आरएसएस के मेंबर रहे हैं। बाद में अपने पिता नरभेराम सोनी के ही भुज में ज्वेलरी शॉप को ज्वाइन किया और 2001 में जब भूकंप आया तो इनकी भी दुकान को स्वाभाविकतः हर एक दुकान की तरह नुकसान पहुंचा और गुजरात सरकार ने जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की उस भूकंप के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे निपटने के लिए, तो उसमें जिम्मेदारी दी गई आईएएस प्रदीप शर्मा को और वे भुज में जब कलेक्टर की रैंक पर थे तभी उनकी मुलाकात प्राणलाल सोनी से हुई, जिन्होंने सर्वसम्मति से अपने एरिया के सभी ज्वेलर्स और ज्वेलरी शॉप ओनर्स को इस बात के लिए मना लिया कि हर एक ज्वेलर अपने दुकान की कुछ ज़मीन दान करेगा ताकि रोड के चौड़ीकरण का काम किया जा सके। ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि प्राणलाल सोनी उस एरिया के रोटरी मैनेजर थे और बहुत ही सर्वसम्मानित व्यक्ति थे। तो इसी बीच आईएएस प्रदीप शर्मा मिलते हैं प्राणलाल सोनी की बेटी माधुरी सोनी से। यहाँ पर माधुरी उसका बदला हुआ नाम है ताकि उस महिला की ओरिजिनल आइडेंटिटी को सार्वजनिक ना किया जा सके और उसकी प्राइवेसी का भी हनन ना किया जा सके। जब माधुरी से आईएएस प्रदीप शर्मा मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बेंगलुरु से आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है और प्रदीप शर्मा को उस महिला को एक एसेट के रूप में देखते हैं क्योंकि बेंगलुरु से पढ़ी हुई आर्किटेक्ट भुज में एक एसेट की तरह ही होगी। वो उस महिला को हिल गार्डन प्रोजेक्ट के ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। शुरुआत में वो महिला मना करती हैं लेकिन बाद में मान जाती हैं। 2004 27 जनवरी यानी कि हिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 6 महीने शुरुआत के 6 महीने के बाद इसका इनॉग्रेशन होता है। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। डेट मैं आपको फिर से बताता चलूं 27 जनवरी 2004।
प्रदीप शर्मा को लगता है कि इस कार्य का क्रेडिट माधुरी को भी मिलना चाहिए, तो वो उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और मिलवाते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बताते चलें कि यह सभी बातें आईएएस प्रदीप शर्मा के विभिन्न न्यूज़ चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज़ की हैं और यह सभी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इन तथ्यों की पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता। ये वो बातें हैं जो प्रदीप शर्मा ने कोर्ट और विभिन्न न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ में कहीं। मैं एक बार फिर बताता चलूं कि हम इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हैं। माधुरी ने गुजरात गवर्नमेंट की साइट पर ईमेल किया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने ही दे दिया। इस बात से अचंभित माधुरी पहुंचती हैं प्रदीप शर्मा के पास और उन्हें पूरा माजरा बताती हैं। ईमेल का सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर माधुरी को एक डिफरेंट ईमेल आईडी दी जाती है और कहा जाता है कि वो उस पर ईमेल करें। फिर उन्हें कहा जाता है कि एक सेपरेट सिम कार्ड खरीदें और एक फ़ोन नंबर दिया जाता है और मैसेजेस और कॉल का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। एक दिन माधुरी आईएएस प्रदीप शर्मा से मिलती हैं और उनके मुताबिक उन्हें बताती हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें गुजराती में कई मैसेजेस किए। वो ये भी कहती हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदीप शर्मा और माधुरी स्टेट के और भी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट से जुड़ें। जब प्रदीप शर्मा उन मैसेजेस को देख रहे होते हैं तो उस कॉन्टैक्ट नंबर जिससे मैसेजेस आए थे उस नंबर को वो मेमोराइज कर लेते हैं और बाद में उसे सेव कर लेते हैं अपने सेल फोन पर। उस नंबरों को सेव कर लेते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं और गलती से ही अपने स्टाफ का नंबर समझकर प्रदीप शर्मा उस नंबर पर कॉल कर देते हैं। सामने से फ़ोन उठाया जाता है मगर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन प्रदीप शर्मा उस गलती से की हुई कॉल को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के रूप में मानते हैं और उस कॉल के बाद उन पर सर्विलांस टीम की नज़र रखी जाती है और फिर एक के बाद एक 5 केसेस उन पर फाइल कर दिए जाते हैं लैंड स्कैम के एलिगेशन लगाते हुए। प्रदीप शर्मा के मुताबिक और उन्होंने उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को यह भ्रम था कि प्रदीप शर्मा के पास एक तथाकथित सीडी है जिसमें उस महिला माधुरी और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते उजागर हो सकते थे। इसलिए उन्होंने बिना किसी प्रायर नोटिस के उन्हें गिरफ्तार किया और उनके घर के सभी कंप्यूटर जब्त कर लिए गए एसीबी के द्वारा, एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। 2011 में जब प्रदीप शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए तब एपेक्स कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि सबूतों की कमी के कारण नरेंद्र मोदी का नाम और वह निजी नंबर जिसको प्रदीप शर्मा ने कोर्ट को दिया वो सभी डिलीट कर दिए जाएं। खैर 2011 में तो यह मैटर दब गया, लेकिन 2013 में लोकसभा इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले जब यह मुद्दा बहुत बड़ा बना और विपक्ष ने इसे बहुत गंभीर मुद्दा बनाया और कोबरा पोस्ट और गुलेल.com की ऑडियो के वायरल होने के कारण प्रदीप शर्मा ये एक मौका भुनाने को मिला और जब फिर प्रदीप शर्मा ये भी कहते हैं कि उनके साथ साथ माधुरी यानी उस महिला का भी सर्विलांस किया गया और उस ऑडियो क्लिप में जो ये वायरल हुई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में ये एक हिस्सा था। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक लेख में यह भी छपा कि प्राणलाल सोनी के 3 बेटे यानी हरीत सोनी, चिंतन सोनी और माधुरी तीनों ने मिलकर 2008 में इक्विलिब्रियम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और 2010 में ही सोचने वाली बात है कि 2010 में ही उसे गुजरात सरकार के सचिवालय में स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यह कंपनी विभिन्न राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए इंटरव्यू में हरीत सोनी ये बताते हैं कि कैसे उनकी कंपनी को एस्टेब्लिश करने में उनकी बहन ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की, जिसकी वजह से कंपनी सस्टेन कर पाई। इस कंपनी को लगातार इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना इसे एक शक के दायरे में रखता है। बाद में 2014 में माधुरी ने कोर्ट को ये कहा कि उनके बारे में चल रहे सभी बातों का खंडन किया जाए, उन्हें खारिज कर दिया जाए और सर्विलांस उनकी इच्छा से किया गया। प्राणलाल सोनी के वायरल लेटर में भी यही बात कही गई कि उनकी बेटी का सर्विलांस उनकी मर्जी से हुआ और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जो कि उनके पुराने मित्र रहे हैं उन्हें उनके
सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए मदद मांगी थी। उन्हें आईएएस प्रदीप शर्मा को की दी हुई दलीलें कभी भी कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि सबूतों की कमी थी और उनके लैंड स्कैम में 2004 में 29 लाख रुपए घूस लेने के जुर्म में सेशन कोर्ट के द्वारा 21 जनवरी 2025 को 5 साल की सजा सुनाई गई। और जो बातें प्रदीप शर्मा ने मीडिया को बताई, उन्हें वो कभी सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी कोबरा पोस्ट और गुलेल.com की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को कभी झूठा नहीं बताया, जबकि इसके जवाब में लेटर पेश किया गया प्राणलाल सोनी के द्वारा, जिसका मतलब यह है कि गुजरात पुलिस ने सर्विलांस तो किया था। अब सवाल यह उठता है कि किसी रसूखदार व्यक्ति के कारण स्टेट के टैक्स पेयर्स के मेहनत के पैसे से जमा की गई मशीनरी का इस्तेमाल निजी कारणों के लिए उपयोग करना कितना सही है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि मगर उस लड़की को सच में अगर खतरा था, तो उसे गुजरात पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल द्वारा पुलिस वैन में सुरक्षा मुहैया कराई जाती। लेकिन सर्विलांस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की क्या ज़रूरत थी? क्या वो कोई आतंकवादी थी? अब इन दोनों सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस मामले में कोर्ट ने नरेंद्र मोदी या अमित शाह को दोषी कभी नहीं माना, और हमारा चैनल कोर्ट के वर्डिक्ट का पूर्णतः सम्मान करता है और इसे महज आईएएस प्रदीप शर्मा की मनगढ़ंत कहानी के रूप में ही देखता है।